नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय ऋषि दुबे सर पर। आज के इंटरव्यू सेशन पर हमारे साथ हैं दुर्गेश सेन, जिन्होंने IBPS PO, SBI PO, केनरा बैंक, इंडियन बैंक, न जाने ऐसे कितने एग्ज़ामों को क्वालिफाइड किया है मात्र 22 से 23 वर्ष की उम्र में। आज इनकी उम्र 25 वर्ष है और ये स्केल 2 ऑफिसर तक के रैंक पर जा चुके हैं। अगर मैं 4 लाइनों में इनको डिस्क्राइब करना चाहूँ तो कह सकता हूँ कि जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल का हाथ थाम लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो मिलते हैं दुर्गेश से। कैसे हो दुर्गेश? बढ़िया सर। चलिए, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले बेटा अपने बारे में बताइए। सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर, आपको मतलब फॉर इनवाइटिंग मी हियर। एंड आई ऑलवेज थॉट कि जैसे मैं सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के रिव्यूज सुनता था, उनके स्ट्रगल सुनता था, तो आई ऑलवेज गॉट इंस्पायर्ड फ्रॉम देम। और मैं खुद भी सोच रहा था कि अगर मैं कभी जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको अपनी जो भी मेरे से गलतियाँ हुई या फिर मैं मिस कर गया, बिल्कुल उनको बताऊँ। तो आई विश कि वो भी इंस्पायर हो जैसे मैं इंस्पायर हो पाता था। 100%। ओके, तो पहले आप अपने एक छोटा सा इंट्रो दे दीजिए, है ना, क्योंकि मैं तो आपके बारे में सारी चीज़ें जानता हूँ, लेकिन हमारे जो स्टूडेंट्स हैं या जो हमारे व्यूअर्स हैं उनकी वो भी आपके बारे में कुछ चीज़ें जानें। तो पहले अपना एक छोटा सा इंट्रो दे दें। ओके सर। सर जैसे आपने मेंशन किया, मैं तो बेसिकली रीवा से ही बिलोंग करता हूँ और मेरी प्राइमरी स्कूलिंग, हायर सेकेंडरी स्कूलिंग सारी की सारी रीवा से ही हुई है। मेरे पिताजी ऑफिस अटेंडेंट थे BBM, और मेरी माताजी हाउस मेकर है। स्कूलिंग मेरी गुरुकुल हायर सेकेंडरी स्कूल रीवा से हुई है और देन आफ्टर मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है BCom में KP यूनिवर्सिटी रीवा से। अच्छा। 2014-17 बैच था मेरा। और देन आफ्टर वही मैंने ऐसे सोचा कि अब जॉब ओरिएंटेड कुछ करना है, क्योंकि मतलब मैं बीइंग द एल्डर सन, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। और मेरे पिताजी की जैसे रिटायर्ड हो गए थे तो फिनिशली बैक करना था मेरी फैमिली को। तो 2017 में फिर आपने ग्रेजुएशन? हाँ, ग्रेजुएशन कंप्लीट होते ही मैंने सोचा कि प्रिपरेशन करनी है। तो स्कूल और कॉलेज में आपका लैंग्वेज का था हिंदी मीडियम था? मैं हिंदी मीडियम से सर। अच्छा, आप हिंदी? हाँ, हिंदी मीडियम से। ओके ओके। क्योंकि बच्चों के मन में ये भी बहुत रहता है कि अगर मेरा हिंदी मीडियम है तो मैं इंग्लिश को कैसे कवर करूँगा, इसलिए मैंने आपसे थोड़ा ये। हाँ। अच्छा, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, ये आपके माइंड में थॉट कब आया? सर जब मेरा ग्रेजुएशन चल रहा था तो सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स मैंने अपने मतलब फैमिली की फाइनेंशियल पोजीशन देखी और वही कि पिताजी तो रिटायर्ड थे ही, तो मुझे था कि मुझे अब रिस्पॉन्सिबिलिटी टेक ओवर करनी है, तो उसके लिए जॉब्स चाहिए। और मेरा प्रेफरेंस हमेशा से गवर्नमेंट जॉब के लिए था, वेदर इट बी SSC और बैंक व्यापम। तो फिर सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स जो मेरा ग्रेजुएशन का था, तो मैंने सोचा कि अब प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो सेकेंड ईयर कंप्लीट होते होते ही मैंने सोच लिया था कि अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है। और फाइनल ईयर आते आते फिर मैं रीच आउट कर गया था कोचिंग को आपके। अच्छा अच्छा। तो फाइनली 2017 से मतलब आपने स्टार्ट? हाँ, मेरा फाइनल ईयर कंप्लीट होने वाला था, उसके पहले मतलब फाइनल ईयर में जैसे ही मैं गया तो जनवरी की बात है, दिसंबर जनवरी की। तो मैंने सोचा ही था कि मुझे करना है। मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी, पूछा फ्रेंड फैमिली से कि कहाँ कर सकते हैं। तो फिर वही 17 से मैंने स्टार्ट कर दिया था कि ग्रेजुएशन कंप्लीट हो और मैं एलिजिबल जैसे ही एज एंड व्हेन आई गेट एलिजिबल तो मैं स्टार्ट कर दूँ मतलब एग्जाम्स देना। ओके ओके। एक्चुअली दुर्गेश के पास बहुत रिच एक्सपीरियंस है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, तो मैं चाहूँगा कि वो ईयर वाइज ईयर मतलब कैसे उन्होंने एक छोटे छोटे स्टेप से अपनी इस अचीवमेंट को पाया है, तो ईयर वाइज अपन चलते हैं। तो बेटा 2017 में जब आपने स्टार्ट किया फिर तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट वाइज बताना कैसे सारी चीज़ें तैयार की? और 2017 में जब मैं स्टार्ट किया तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मुझे ये था कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब चाहिए मुझे, मतलब SSC की हो या फिर बस मुझे जॉब एक चाहिए थी। तो मैंने प्रिपरेशन जब स्टार्ट करी थी तो हर एक एग्ज़ाम मैं फिलअप करता था, व्यापम का, FSC का, बैंकिंग का, और भी जो ESIC वगैरह के PSU हैं उनके भी देता था मैं। तो उनमें जो भी सिलेबस रहता था वो ऑलमोस्ट सेम ही रहता था, वही फॉरेन रीजनिंग, इंग्लिश। तो उनकी सब्जेक्ट वाइज करने लगा, जो भी सिलेबस देखता था, आप लोग बताते थे, कोचिंग में होता था, तो बेसिक से स्टार्ट किया। और देयर आफ्टर जैसे जैसे एग्जाम्स आते गए देते गए। दो मतलब स्टार्टिंग में तो कुछ हुआ नहीं क्योंकि मैं फोकस नहीं था फुल फ्लेज्ड मैनर में, लेकिन जैसे ही रियलाइज़ हुआ कि अच्छा अब गेयर अप करने की ज़रूरत है, फोकस करने की ज़रूरत है, तो मैंने स्टार्ट कर दिया। और 2017 में तो मैंने पूरा जो भी एग्ज़ाम दिए, मतलब सारे के सारे एग्ज़ाम दिए। और उस टाइम पे ऐसे था कि 4-9 में मैं पैर रख रहा था, जो कि जैसे आपने फिर लास्ट में बताया भाई
2017 कंप्लीट होते होते, क्योंकि मेरा मतलब मैं बैंक के लिए कोई भी मेरा प्री नहीं निकला 2017 में, जैसे ही मैं एलिजिबल हुआ था। तो अच्छा, तो उसमें मेरे कोई नहीं निकले, व्यापम के कुछ एक निकले, असिस्टेंट अकाउंटेंट, असिस्टेंट ऑडिटर के निकले थे, एसएससी का कोई नहीं निकला था मेरा। फिर मुझे रियलाइज हुआ 2017 क्रॉस होते होते 2018 के इनिशियल स्टेज पे ही, जैसे आपने बताया कि कोई एक हमें पकड़ लेना चाहिए और उस पर फुल फ्लेज्ड मैनर में लग जाना चाहिए। तो फिर बैंकिंग ही मैंने सेलेक्ट किया, क्योंकि वो मेरा प्रेफर्ड एरिया भी था, जैसे मैं कॉमर्स से था, और मुझे अपनी स्ट्रेंथ वीकनेसेस भी तब तक में पता चल गई थी कि अच्छा इसमें मैं और अच्छा कर सकता हूँ, और ये वीकनेस है तो इसमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। मतलब अपन कहें तो 2017 पूरा शॉर्ट एनालिसिस पे चला हाँ, शॉर्ट एनालिसिस पे, हाँ, है ना, पूरा कि अपनी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, कहाँ Exactly. अपनी अपॉर्चुनिटीज और क्या अपने थ्रेट्स है। ठीक है, तो 2017 तो गया, फिर 2018 में क्या एग्ज़ाम निकलने चालू हो गए? 2018 was like golden year for me. अच्छा, just I was fortunate. तो 2018 जैसे ही स्टार्ट हुआ तो मैंने बैंकिंग में फुल फ्लेज्ड प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर दी। दो मैं फिर और भी जो एग्ज़ाम्स थे उनके फॉर्म फिलअप करा था, बट मेरा पूरा डेडिकेट हो गया। मैं जैसे आपने बताया था कि हाँ, कि बैंकिंग में डेडिकेट हो जाओ, किसी एक कोई पकड़ो, तो बैंकिंग में मैं डेडिकेटली लग गया। जैसे SBI PO और क्लरिकल ही सबसे पहले आता था, तो SBI PO और क्लरिकल में मैं दिया। प्री मेरा फर्स्ट क्वालिफाई होता है SBI PO प्री, देर आफ्टर SBI क्लरिकल का प्री हो गया, मेंस दिया। मेंस SBI क्लरिकल का नहीं हो पाया, लेकिन SBI PO का हो गया था, क्योंकि वो साइमल्टेनियसली चल रहे थे। अच्छा, लेकिन कुछ रह गया था, वही गलतियाँ मैं फिर बता दूंगा, जो कि अभी के कैंडिडेट्स हैं वो ना करें, कि उनका फुल फाइनल ये बार में ही। ये इंटरव्यू सेशन हम लोग इसीलिए रख रहे हैं कि आपके एक्सपीरियंस से नए बच्चों को पता चले। मतलब जिस चीज़ों को सीखने में आपको 2-3 साल लग गए, एग्जैक्टली, वो उन्हें आप 2-3 मिनट में बता सकते हैं। तो इस इंटरव्यू सेशन का सबसे बड़ा बेनिफिट बच्चों को यही है कि इनके एक्सपीरियंस से आप उसे इम्प्लीमेंट करिए बहुत पहले ही टाइम पे। मतलब जिसे कहूँ कि समय आपको सिखाए, उसके पहले आप इस इंटरव्यू सेशन से ही सीख लीजिए कि क्या हमें गलतियाँ नहीं करनी है। ठीक है, चलिए, ये तो 2018 हुआ, मतलब फाइनल सिलेक्शन उस पर 2018, हाँ 2018 में वही SBI PO तो मेरा हो गया था, प्री भी हो गया था, मेंस भी होता है। आई गेव इंटरव्यू, लेकिन वही मेंस और इंटरव्यू में जितने भी मार्क्स थे तो मेरे मेरिट पे, और मेरिट में फाइनल नहीं हो पाया था। मेरिट पे। और जब नहीं हो पाया ना, तो वही फेलियर को हमें मतलब कैसे टैकल करना है, उसके लिए आप ना डिस्कस करिए। जो आपको ये नियर एंड डियर्स हैं, आपको लगता है कि अच्छा हाँ ये मुझे अच्छे से गाइड कर पाएंगे, तो वही जब IBPS PO का आया था, सॉरी SBI PO का आया, तो मेरा मतलब काइसी वो था, बैच सील करा था, आपने फिर मोटिवेट किया, और उसके जस्ट कुछ दिनों बाद ही IBPS PO का था। तो IBPS PO फिर दिया, प्री हुआ, मेंस हुआ। IBPS क्लरिकल दिया, वो भी प्री हुआ, मेंस हुआ। और RRB भी दिया मैंने, लेकिन क्लरिकल भी नहीं निकल पाया, मेरा प्री भी नहीं निकल पाया। उसका रीजन भी है, मैं अभी बताऊँगा। तो फाइनली मेरा वही IBPS PO का हो गया था प्री, मेंस। इंडियन बैंक का भी बीच में आया था, PGDBF का, इंडियन बैंक PO का। मतलब लिस्ट बहुत लंबी है, एग्जामों की लिस्ट बहुत लंबी है जो आपके क्वालिफाई हुए। मतलब फाइनल सिलेक्शन आपने फिर 2019 हाँ, 2018 वाले जितने भी एग्जाम्स थे ऑलमोस्ट SBI PO और वो नहीं हो पाया था, मतलब लास्ट स्टेज पर जा रहे थे। एग्जैक्टली, हाँ लास्ट स्टेज पे जा रहे थे। तो वही 2018 वाला IBPS PO और क्लरिकल हो गया मेरा, इंडियन बैंक PO हो गया था, और केनरा बैंक का भी लास्ट में आया था। अच्छा, तो उसका भी फाइनल हो गया था, प्री मेंस इंटरव्यू, और इंडियन बैंक PO का भी हो गया था। तो इंडियन बैंक PO का पहले आ गया था मेरा रिजल्ट, Feb 2019 में आ गया था, तो मैंने ज्वाइन भी कर लिया था। बट मतलब फाइनेंशियली फिर 2 महीने बाद उसका आ गया था, यूनियन बैंक का भी। और आपने जैसे बताया भी था कि चांस नहीं ले रहा है, तो वी वर वेरी कॉन्फिडेंट कि ठीक सा गया है, डिफेंस सा गया है इंटरव्यू वगैरह, बट चांस नहीं लेना था, इस तरह से ज्वाइन भी किया था हमने। बिल्कुल। फिर फाइनली 2019 में ज्वाइन कर लिया मैंने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, 2019 में उस टाइम तुम्हारी एज क्या थी? 2019 में 22 हाँ। मतलब ये बच्चों आप लोग समझिए, 22 ईयर्स जनरली मैं जो देख रहा हूँ यहाँ पर, बच्चे जब उनकी एज 22 होती तब वो प्रिपरेशन करना चालू करते हैं सीरियसली। मतलब जिसे कहते हैं ना कि वैसे कोचिंग ज्वाइन कर लेना, जाना, पढ़ना वो अलग बात है, लेकिन एक होता है ना कि इनर मोटिवेशन है कि मुझे कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। लेकिन इन्होंने 22 ईयर में अपना फाइनल सिलेक्शन ले लिया। ऐसा नहीं कि पहला एग्ज़ाम दिया, इस बीच में बहुत से फेलियर भी इन्होंने फेस किए। उसके बाद जाकर के 22 ईयर में इन्होंने एक फ़ाइनल जॉब ले ली, और ये यहीं पर नहीं रुके। उसके बाद भी ये जो कारवां है ना बढ़ता ही गया। जैसे दुर्गेश, जब IBPS PO तुमने ज्वाइन कर लिया तो क्या उसके बाद एग्ज़ाम देने बंद कर दिए? नहीं, फिर उसके बाद तो फिर मुझे और भी SBI PO का भी मैंने उस टाइम पे भी किया, बट मेरी ज्वाइनिंग जब
की थी, उसी टाइम पे उसका मेल्स था तो मैं फिर दे नहीं पाया। बट देन आफ्टर मैंने फिर ESIC का दिया था, जिसका फेज 1, 2, 3 तीनों हो गए थे, बस मेरिट में फाइनल नहीं हो पाया था। अच्छा। और फिर RBI ग्रेड बी का दिया मैंने, SEBI का दिया, SEBI ग्रेडेड, नाबार्ड का भी, तीनों के प्री तो हो गए, अभी साइमल्टेनियस मतलब बैक टू बैक जो पिछले ईयर्स निकले, बट फाइनल नहीं प्री हो गया था, मेंस नहीं हो पाया मेरा। मेंस पे नहीं हुआ। हालांकि मैं उस पर काम कर रहा हूँ अभी भी। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इस पे अपने डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम भी तुमने दिए? हाँ, डिपार्टमेंटल एग्जाम्स होते हैं हमारे यहाँ। इसमें क्या परफॉर्मेंस रही? मेरा GIB मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में हो गया था, CIB भी होता है उसमें, मतलब उसके सेकेंड लेवल का, तो वो भी मेरा हो गया था। और देर आफ्टर मैंने CIB एक सब्जेक्ट में होते हैं, फिर इलेक्टिव होते हैं उस पर, तो मैंने साइमल्टेनियसली एक इलेक्टिव से किया, फिर सेकेंड से, फिर थर्ड से, मेरे 4 इलेक्टिव सब्जेक्ट से मैंने कंप्लीट कर लिए थे। और फिर डिपार्टमेंटल एग्जाम हुए मेरे प्रमोशन के, तो आई वॉज ऑल्सो प्रमोटेड टू स्केल 2 इन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ऑल इंडिया रैंक भी बताओ कितनी? मेरी रैंक उसमें थी 6, ऑल ओवर इंडिया 6 रैंक थी मेरी यूनियन बैंक में। फिर रिसेंटली जैसे इस समय पे तुम SBI पे वर्क कर रहे हो एज अ CBO, ये है ना? तो ये कैसे इसको स्विच किया यूनियन बैंक से और SBI पे? और 2021 में आते आते मुझे, तो मैं प्रिपरेशन तो कर ही रहा था सारे एग्जाम्स की जो भी मेरे प्रेफर्ड एरिया में थे, बैंकिंग इंडस्ट्री में प्रेफरेबली, और रेगुलेटरी बॉडीज़ का। तो जब मैं प्रमोट हो गया तो मैं दूसरी सिटी में चला गया था, और जो मुझे डिपार्टमेंट मिला था स्पेसिफिकली बोलूँ तो मैं ऑडिट डिपार्टमेंट में था। तो वो थोड़ी सी लाइफ स्ट्रगल वाली थी, और काफ़ी स्ट्रगल वाली, मतलब मेरे को हेल्थ हजार्डस थी वो। अच्छा। तो मैं काफ़ी, मतलब तबीयत ख़राब होने लगी, मैं वहाँ इतना दूर भी था, तो इस वजह से फिर मैंने उस टाइम पे फिर से पेडल अप किया और SBI का दिया, SBI CBO का, तो मैं फिर स्विच कर गया SBI CBO। अच्छा, जब आप स्केल 2 ऑफिसर बने उस टाइम पे एज क्या थी? 24 थी। 24। हाँ, लास्ट ईयर। मतलब ये बात भी समझो, 24 ईयर पे स्केल 2 ऑफिसर, मतलब जनरली लोग 24 ईयर पे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, इन्होंने 24 ईयर पे, मैं 100% श्योर हूँ कि जब आप गए होगे तो सबसे यंग एज पे आप ही रहे होंगे स्केल 2 ऑफिसर पे, है ना? तो इससे एक सीख मिल रही है बच्चों कि आप लोग अगर लगातार मेहनत करते रहेंगे तो कामयाबियाँ आपके साथ बहुत जल्दी जल्दी आपको मिलती जाएंगी। जिसे कहते हैं ना सीढ़ियाँ चढ़ना, उतनी जल्दी आप सीढ़ियाँ चढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो बेटा ये तो हुआ आपके एग्ज़ाम और ये सारी चीज़ों के बारे में। जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे तो थोड़ा मैं सब्जेक्ट वाइज भी जानना चाहूँगा कि मैथ्स को लेकर के कैसे प्रिपरेशन की तुमने? सबसे पहले तो जो भी कैंडिडेट प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो अपना खुद का शॉर्ट एनालिसिस करें कि उनकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस हैं। जो स्ट्रेंथ हैं तो उसको तो एट पार पे चलते चलें, जो वीकनेसेस हैं उसमें इम्प्रूवमेंट लाएं। और अगर उनमें नहीं ला पा रहे हैं, जैसे हमारे जो बैंकिंग एग्जाम्स होते हैं, मेनली हमारे प्री और मेंस में 3 सब्जेक्ट लगती है, GA को मिला के 4। बिल्कुल। तो जो 3 है उनमें से आपकी अगर कोई एक वीक है और आप सोच रहे हैं कि उसको नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको आप एवरेज पे ले आइए दूसरे कैंडिडेट्स के पास, और बाकी 2 सब्जेक्ट्स में आप पूरा, मतलब कॉम्पिटिशन को वहाँ पे आप कट कर सकते हैं। उन 2 सब्जेक्ट्स को आप बिल्कुल, मतलब स्ट्रेंथ बना दीजिए उनको। तो क्वांट मेरी थोड़ी सी वीक थी। अच्छा। और जब मैं ज्वाइन किया था तो मेरी काफ़ी पुअर थी। फिर वो मेरी वीकनेस थी, और मुझे लग नहीं रहा था कि मैं इस पर टॉप ही कर जाऊँगा या फिर काफ़ी अच्छा कर पाऊँगा। स्टिल मुझे ये था कि इसको मैं एवरेज पे ला देता हूँ। इंग्लिश और रीजनिंग, इन दोनों पे मैं थोड़ी सी, मतलब मेरा प्रेफर्ड एरिया था, और मुझे लग रहा था कि इंग्लिश ऐसी सब्जेक्ट है जहाँ पे हम कंपटीशन को काफ़ी बीट कर सकते हैं। बिल्कुल। क्योंकि जो स्टूडेंट्स है यहाँ के, बेसिकली मैं अगर यहाँ की बात करूँ तो वो डर जाते हैं इंग्लिश से, बट अगर हम उसी में कहते हैं ना अपॉर्चुनिटी ढूंढने की बात है, तो वो काफ़ी स्कोरिंग है, हम उसमें काफ़ी स्कोर पा सकते हैं। और वहीं पे दूसरे बंदों से जो क्वांट में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं या फिर रीजनिंग में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि एक लेवल आते आते फिर वो एवरेज हो जाती है। बिल्कुल। बट इंग्लिश में हम कट कर देंगे तो काफ़ी अच्छा मार्जिन हमें मिल जाता है। तो क्वांट में मैं एवरेज से, पुअर से एवरेज तक आ गया था, एवरेज से थोड़ी बहुत एट पार ऊपर आ गया विद प्रैक्टिस, जैसे आपने बताया था। हाँ, अच्छा, ये मैं आप लोग को भी बोलूँगा कि सर हमेशा बोलते थे कि डो नॉट गो विद द फॉर्मूलाज और शॉर्टकट, क्योंकि वो आपको एक क्वेश्चन में हेल्प कर पाएंगे, 2 क्वेश्चन में हेल्प कर पाएंगे, लेकिन ये इतनी लंबी जर्नी रहेगी। आप बेसिक्स कंप्लीट करेंगे, और क्योंकि बैंकिंग तो एक ऐसा सेक्टर है ना एग्जाम कि हर साल कुछ ना कुछ नया ला देते हैं। बिल्कुल। शॉर्टकट 1 साल में ख़त्म, बेसिक आपका कंप्लीट है तो फिर वो काफ़ी अच्छा जाता है आपका। तो कुल मिलाकर ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि बेसिक पे वर्क करिए। किसी भी सब्जेक्ट की बात हो, मैथ नहीं, किसी भी सब्जेक्ट की बात हो, अगर आपकी बेसिक स्ट्रांग है तो आप उसको किसी भी लेवल तक ले जा सकते हैं। दुर्गेश तो यही कहना है। हाँ, एग्जैक्टली। ठीक। अच्छा दुर्गेश, जैसे आप पहले से ही काफ़ी ब्राइटेस्ट स्टूडेंट्स रहे हैं,
तो एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती है, जैसे मेरी ही थी, है ना, आपके फैमिली मेम्बर्स की भी रही होगी और आपके फ्रेंड्स की भी रही होगी। तो वो एक्सपेक्टेशन के साथ जब फेलियर आती थी, क्योंकि 2017 में जैसे बताया ना, बहुत सारे फेलियर कहीं ना कहीं फाइनल स्टेज पे जाकर के रुकना, तो वो कैसे डील करते थे? उसी टाइम के पे आपके ना जो नियर एंड डियर वंस हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि उन्हीं से ही मिलना आपके लिए बेहतर होगा, मतलब उनसे गाइडेंस लें। जैसे मैं तो आपके पास IBPS भी नहीं हो पाया, तो मैं आपके पास आया, आपने पूरा तरह से मोटिवेट किया। और जो एक्सपेक्ट करते हैं आपसे, दो कहीं ना कहीं आपका अच्छा ही चाह रहे हैं, क्योंकि वो आपकी स्ट्रेंथ जानते हैं। आपसे गलती हो गई, आपका नहीं हो पाया, लेकिन जैसे ही आपका नहीं होगा ना, तो वो आपको कंसोल कर देंगे और कहीं ना कहीं वही स्ट्रेंथ बन के उभरेंगे। जैसे मेरे केस में तो मम्मी पापा तो थे ही, कुछ सीनियर्स कैंडिडेट्स थे कोचिंग के ही, आप तो हमेशा से थे ही, रहेंगे। तो एक्सपेक्टेशन तो सभी लोग करते हैं, लेकिन वही है कि जो एक्सपेक्टेशन करते हैं आपके अच्छे के लिए भी वही आपको गाइड करेंगे। जब भी कुछ भी गड़बड़ हो या फिर कुछ गलतियाँ तो सभी से होती हैं। बिल्कुल, मतलब एक्सटर्नली सपोर्ट काफ़ी अच्छा रहा, तो है ना, मतलब फैमिली का सपोर्ट बढ़िया रहा, कोई ऐसा कोई दबाव तो नहीं था कि बहुत जल्दी जॉब चाहिए? मेरे इवन कि मेरे मम्मी पापा जी वो इलिटरेट हैं, लेकिन वो कभी भी मेरे ऊपर कभी कोई किसी भी तरह का प्रेशर क्रिएट नहीं कर देते। और एक होता भी है, मम्मी पापा जानते हैं कि आप सही रास्ते जा रहे हो। बिल्कुल, उनको जब भी लगता है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो वो ऑब्वियसली आपको रोक देंगे। तो कभी भी ऐसे नहीं हुआ, इवन कभी हमेशा ही सपोर्ट रहा, कोई भी एग्जाम्स रहे हैं। मतलब पेरेंट्स को आपके पाथ से मतलब है, आपकी मंजिल से मतलब नहीं है उन्हें, कि अगर आपका पाथ सही है तो उन्हें पता है कि आपको तो मंजिल मिलेगी ही मिलेगी, वो उतने भी खुश है कि बेटा पढ़ रहा है। हाँ, है ना, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा बेटा, इस सब चीज़ इतना हेक्टिक सारी चीज़ें हुआ करती थी, मुझे अच्छे से याद है कि जब ये 2017-18 में जब ये थोड़ी सीरियस हो गए थे बैंकिंग को लेकर के, तो जब ये क्लास में आया करते थे या बैठ करके जब ये प्रैक्टिस किया करते थे, तो मैं इनकी आंखों में देखता था, इनकी आंखें काफ़ी सूजी रहती थी। मैंने एक बार इन्हें टोका भी था कि दुर्गेश क्या हुआ, तो इन्होंने कहा कि सर रात में सोते नहीं हैं। तो रात में सोते नहीं, तो मैंने कहा कि ऐसे कब तक चलेगा, तो अब सोया करो। तो इन्होंने कहा कि सर आज सो लेंगे तो फिर कल कैसे करेंगे, आज मेहनत कर लेते हैं, कल फिर आराम करेंगे, है ना। वो बात मुझे आज बोले वैसे हाँ, मुझे अभी भी याद है। मुझे आज भी याद है। तो बेटा इंटरटेनमेंट के लिए फिर कुछ करते थे? एंटरटेनमेंट के लिए ऐसा सच था नहीं इस टाइम पे, कुछ मतलब टाइम ही नहीं मिल पाता था ऑनेस्टली बोले तो, क्योंकि मैं तो बीकॉम तो कर ही रहा था। आफ्टर बीकॉम कंप्लीट होते ही मैंने एमकॉम ज्वाइन कर लिया था, तो उसका भी मुझे पढ़ना होता था और कोचिंग का भी, इसका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का भी पढ़ना होता था। तो ऐसा टाइम नहीं मिल रहा था। कभी फैमिली टाइम ही बेस्ट टाइम रहता था उस टाइम पे एंटरटेनमेंट के पर्पज से। अच्छा, अभी तो अब जैसे OTT वगैरह हो गया है, हाँ। तो उस टाइम पे था भी नहीं। और वो तभी तो मतलब एक कैंडिडेट्स को मतलब आसपास ही कुछ एंटरटेनमेंट के लिए करना चाहिए, 15-20 मिनट, 1 घंटे 2 घंटे, जो कि प्रोडक्टिव हो उनके काम के लिए, आपको रिसर्च फील करा दे, बस उतना सफिशिएंट है। बिल्कुल। तो फाइनली बेटा, हमारे जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए एक मैसेज, कुछ मैसेज आप देना चाहो? उनको मैं यही बोलना चाहूँगा, जैसे आपकी बातें हैं मैं पास ऑन कर दूँगा कि आप जब भी प्रिपरेशन जिस भी एग्ज़ाम की करें आप, तो अपने बेसिक्स को पूरी तरह से क्लियर करना है, मतलब बिल्कुल भागे नहीं। बेसिक्स कंप्लीट रहेंगे, शॉर्टकट्स वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। और दूसरा, जैसे स्पीड की बात होती है ना कि आपको बहुत जल्दी सब कुछ करना है एग्जाम्स में, टाइम मैनेजमेंट के लिए बोलते हैं, आप एक्यूरेसी पे ध्यान दो। जैसे आप हमेशा ही बोलते हैं, एक्यूरेसी आएगी तो सारे एग्जाम में अपने आप ही हो जाएंगे। जैसे मैंने बताया आरआरबी मेरा नहीं हो पाया था, क्योंकि वहाँ स्पीड चाहिए होती है। एक्यूरेसी क्योंकि वहाँ पे काफ़ी मतलब ईजी क्वेश्चन आते हैं, बट स्पीड चाहिए होती है। मेरी स्पीड थी नहीं, बट आप सर ने हमेशा ही बताया कि स्पीड आप मत रखो, आप एक्यूरेसी रखो, स्पीड खुद ब खुद आ जाएगी डेवलप। तो हाँ, वो आप करो। और कोई भी फेलियर हो, मतलब फेलियर्स तो आएंगी, वो ऑब्वियस है, वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ को ऐसे कह सकते हैं, फेलियर्स आएंगी। उससे आप दुखी मत हो, मतलब ठीक है आपको बुरा फील होता है, लेकिन जो भी आपके मेंटोर हैं, आपको लगता है कि अच्छा हाँ ये आपको गाइड कर पाएंगे, आप उनसे मिलिए, बिल्कुल बेशक बिना किसी डाउट के वो काफ़ी अच्छे से आपको गाइड करेंगे, मेंटोर करेंगे। बिल्कुल। तो उसको आप अच्छा हाँ, एक और बात, आप अभी बीच में बात भी हो रही थी, आप दूसरों की गलतियों से तो सीखना ही है, मतलब अपनी गलतियों से तो सीखना ही है। कहते हैं कि जो भी गलतियाँ करें उसको तुरंत उससे सीखें, दूसरों की भी गलतियों से सीखें। जैसे मैंने गलती की, तो आप भी इससे सीख सकते हो कि जितना जल्दी हो सके आप उतना जल्दी मतलब फुल्ली फोकस हो जाओ। आपको जो भी करना है
उस पर डेडिकेटेडली लग जाओ, क्योंकि बिल्कुल अभी का जो सिनेरियो कंपटीशन पे काफ़ी मतलब फास्ट फॉरवर्ड में चल रहा है। अगर हम अभी ध्यान नहीं देंगे वो टाइम बिल्कुल फिसलता जाएगा। तो इसी के साथ मतलब जितना जल्दी हो सके प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, तो दुर्गेश अब इंग्लिश के लिए बताओ। अच्छा, इंग्लिश के लिए सर मैं तो बोलूँगा कि न्यूज़पेपर रीडिंग और वोकेबलरी बिल्डिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप स्टार्ट करिए ग्रामर से, बेसिक्स ऑफ ग्रामर पूरे आप कंप्लीट कर लीजिए। देन आफ्टर आप वोकैब पे जाइए और रीडिंग कॉम्प्रेंशन पे, क्योंकि अभी का जो मेंस हो रहा है वो रीडिंग आरसी पे ही पूरा फोकस्ड है। बिल्कुल, तो उसके लिए बेस्ट तो मैं बताऊंगा कि आप न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट कर दिए, इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग। बिल्कुल, उससे आपकी वोकैब भी इम्प्रूव होगी, ग्रामर भी, ग्रामेटिकल एरर आपको समझ में आएंगी और वो इंटरव्यू में भी काम आएंगे, क्योंकि आप जीए प्रिपेयर करोगे, मतलब डेली बेसिस पे वो न्यूज़पेपर पढ़ोगे, तो जो बेसिक से जो इम्पोर्टेंट हाईलाइट्स हैं तो वो आपको पता रहेंगे, तो आपको इंटरव्यू में हेल्प करेंगे। बिल्कुल, तो मतलब आप इंग्लिश कर सकते आपके लिए कई तरह से बेनिफिशियल हो जाए। हाँ, वो काफ़ी हेल्पफुल होगा इंग्लिश के लिए। इंग्लिश और रीजनिंग के लिए? रीजनिंग के लिए तो वही कि आप बेसिक्स तो सारे टॉपिक्स के कंप्लीट कर लें और उसको एज मच एज पॉसिबल आप उसको रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, क्योंकि उसके में वैरायटी बहुत है। मतलब हर साल रीजनिंग में कुछ ना कुछ अलग ही आ ही जाता है, तो आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन लगाओगे तो उतने ज़्यादा आपको हेल्प होगी, क्योंकि वो उसमें मल्टीपल वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं। और जीए के लिए तो मैं ये बोलूँगा कि डे 1 से आपको करनी चाहिए। अच्छा हाँ, यहाँ पे भी मेरे से गलती हुई थी, मैं डे 1 से स्टार्ट नहीं कर रहा था। अच्छा, और जीए इतनी अच्छी सब्जेक्ट है, आपको मतलब अगर आपको कंपटीशन बीट करना है तो जीए में ही फोकस नहीं कर पाए। मेरा एफएपीयू नहीं हुआ, मुझे अभी रियलाइज़ हो रहा है। मैं जीए में अगर अच्छा कर पाता तो मेरा हो चुका होता। जी, स्कोरिंग एरिया है। स्कोरिंग एरिया है, वहाँ पे बच्चे फोकस नहीं कर पाते, इवन मैं भी फोकस नहीं कर पाया था, क्योंकि वहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चन आते हैं और एवरेज आता है 15 to 20 आता है। वहीं पे अगर आप 30 के पास भी जा रहे हो तो काफ़ी हेल्पफुल होगा वो। मतलब डेली बेसिस पे करते जाओ, आप मंथली करते जाओ, और फिर एग्ज़ाम के टाइम पे जब फाइनल एग्जाम हो रहा है, आपका मेंस हो रहा है, तो कैप्सूल और टोर्नेडो वगैरह आती हैं, बाकी आप तो मटेरियल दे रहे हो तो वो भी काफ़ी अच्छे हैं। तो इस हिसाब से आप मतलब करते जाओ, प्री जैसे ही हो जाए उसके पहले भी करना चाहिए, हालांकि मैं तो बोलूँगा कि तब से डेली बेसिस पे करना चाहिए आपको, तो वो काफ़ी हेल्पफुल होगा मेंस में और इंटरव्यू में भी काफ़ी काम आएगा वो करिए। ठीक, तो ये रही दुर्गेश की बात। जैसा कि आपने देखा कि इन्होंने अपने जितने भी एक्सपीरियंस को ग्रैप्स किया था, वो सब कुछ आपको जितना जल्दी हो सके आप इन चीज़ों को समझें और अपनी प्रिपरेशन में इसे अप्लाई करें। तो आज के इंटरव्यू के लिए इतना ही। अगली इंटरव्यू सेशन जिसके लिए भी रखेंगे वो कहीं ना कहीं आप लोग ऐसा, आप इंटरव्यू सेशन जब आप देख रहे होंगे ना बच्चों, तो आपको लग रहा होगा कि मैं ही वहीं पर बैठा हुआ हूँ, बस ये प्लान बना करके मैं बैठा हूँ, इन्होंने इम्प्लीमेंट किया है। मतलब इसे कहते हैं सीरियसनेस ला लीजिए, बस हो गया अपनी प्रिपरेशन में और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले इंटरव्यू सेशन पे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।